बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन हाजिर खिदमत हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस बात पे डिस्कस किया कि हम मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ना कोई डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, अपना ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने के लिए हम कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हैं। और मेडिसिन के साथ कुछ लोगों का कि प्रॉपर वो इंसुलिन ले रहे हैं रेगुलरली, जब भी खाना खाते हैं उससे आधा घंटा पहले वो इंसुलिन लेते हैं। तो उनको किस तरह से वो अपना ये इसको अडाप्ट कर सकते हैं कि आप एकदम से मेडिसिन फ्री हो जाए। वो मेरी एग्जांपल बार बार कोट करते हैं, जी आपने किस तरह से की, तो एक वीडियो इस पे बनाएं कि एग्जैक्टली हम किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं हो कि हम मेडिसिन ले रहे हैं एकदम से हम मेडिसिन छोड़ देते हैं तो हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, आज हम इसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे और आपको सिंपल वे में गाइड करेंगे कि आप किस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं। भले आप मेडिसिन ले रहे हैं अपने ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए या इंसुलिन ले रहे हैं, आपको किस तरह से आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू किस तरह से करते हैं। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से आप इसको इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। गेट रिड ऑफ ऑल द ड्रग्स एंड इवन इंसुलिन से भी आपसे किस तरह से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको डायग्नोज करने की ज़रूरत है एग्जैक्टली कि अगर आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है और वो उसकी काज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो फिर ये आज की वीडियो आपके लिए कारआमद होने जा रही है। फिर आपको इस तरह से ही ग्रेजुएट एक हम सिनेरियो अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है। और वो टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह कॉज जो है वो है इंसुलिन की मज़ाहमत के। आपका जिस्म इंसुलिन को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इंसुलिन का लेवल भी है, इंसुलिन प्रोड्यूस भी हो रही है जिस्म में, लेकिन वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपके खून में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा है। तो आज हम इस लेवल इसी सिनेरियो को कवर करते हुए, भले अब उसको आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आपका चूँकि ग्लूकोज लेवल खून में ज़्यादा रहता है, तो आप भले उसके लिए इंसुलिन ले रहे हैं या और कोई मेडिसिन ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम आज इसी सिटिंग में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कि आप हमें टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसको टेस्ट करने का क्या तरीका है। सिंपल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ का टेस्ट करने का एक ही तरीका है कि आपको सी पेप्टाइड टेस्ट करवाना होगा। सी पेप्टाइड टेस्ट सिंपल, आप अपना फास्टिंग वो दे दें, सैंपल ब्लड सैंपल दें फास्टिंग, तो उसमें आप परफॉर्म करने के लिए कहें कि सी पेप्टाइड टेस्ट हमारा परफॉर्म कर दें। तो सी पेप्टाइड टेस्ट की बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा मैं उसको गाइड कर देता हूँ कि आपका पेंक्रियाज जितनी मॉलिक्यूल्स इंसुलिन के बना रहा होता है उसको एक पैकिंग में रिलीज़ कर रहा होता है। वो सी शेप का एक पैकिंग होती है, सी पेप्टाइड उसको बोलते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स इंसुलिन हार्मोन्स के होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स सी पेप्टाइड्स के होते हैं। तो सी पेप्टाइड का टेस्ट करवाने से हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हमारा जिस्म एक्चुअली कितनी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी सी पेप्टाइड की वैल्यू आएगी उतनी ही इंसुलिन जिस्म खुद प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर वाली इसमें ऐड नहीं होगी। आल्दो वो ब्लड में या हमारे खून में इंसुलिन की वो मिकदार होगी जो हमने बाहर से भी ऐड की होगी। इसीलिए फास्टिंग इंसुलिन लेवल का जो टेस्ट है उससे हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलता। उसमें ये वाली भी जो हमारे जिस्म ने प्रोड्यूस की होती है, जो बाहर से भी हमने इंजेक्ट की होती है, दोनों की मिकदार मिलके वो इंसुलिन लेवल में आ जाती है। लेकिन अगर हम सी पेप्टाइड टेस्ट करवाएंगे तो सी पेप्टाइड सिर्फ वही बताएगा जो, क्योंकि हमने बाहर से सी पेप्टाइड तो नहीं लिए, वो पैकिंग सी की वो तो नहीं लिया, जितने मॉलिक्यूल्स सी पेप्टाइड के होंगे उतनी ही इंसुलिन हमारे जिस्म ने प्रोड्यूस की होगी। तो जो भी उसका रिजल्ट, इसकी नॉर्मल रेंज जो है वो अमूमन जो 0.69 से लेके 2.45 तक सी पेप्टाइड की नॉर्मल रेंज है। और अगर आपकी 0.6 से कम आ रही है सी पेप्टाइड की वैल्यू, तो इसका मतलब है कि आपको टाइप
1 डायबिटीज़ है, मीन कि आपका जिस्म उतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा इंसुलिन जितनी आपके जिस्म को ज़रूरत है। और अगर इसी तरह से 2.45 से ज़्यादा आ रही है सी पेप्टाइड की वैल्यू, तो दैट मीन कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है, इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, नॉर्मल से भी ज़्यादा, नॉर्मल रेंज से भी ज़्यादा कर रहा है। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होगी तो डेफिनेटली वो नॉर्मल रेंज से भी थोड़ी ज़्यादा आपका जिस्म प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो ये सी पेप्टाइड का टेस्ट परफॉर्म करने से आपको पता चल गया कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो जो भी आप वो इंसुलिन ले रहे हैं उसको कवर करने के लिए वो उसको आप कैरी ऑन रखें। फिर आप हमारी ये जो हम अप्रोच जिस तरह से हम डाइट के ज़रिए कंट्रोल कर रहे हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि आपका जिस्म इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, तो वो आपको लेनी पड़ेगी। अब आ जाए कि आपने सी पेप्टाइड टेस्ट परफॉर्म किया और से उसकी वैल्यू जो है 2.45 से ज़्यादा आई, तो इसका मतलब हुआ कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ में फर्दर जो 99% जो उसकी काज होती है, बुनियादी वजह होती है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि आपकी बॉडी, आपका जिस्म जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इंसुलिन जो मेन फंक्शन है कि वो आपके खून से ग्लूकोज की मिकदार को चाबी की तरह सेल को खोलती है और सेल के अंदर धकेल देती है, आपके बॉडी सेल्स में धकेल देती है ग्लूकोज को। वो काम प्रॉपरली नहीं कर रही, मीन कि आपकी बॉडी जो है प्रॉपर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इसको भी आप फर्दर चेक कर सकते हैं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग फास्टिंग सैंपल दें किसी भी लेबॉर्ट्री में और उन्हें कहें कि एक ही सैंपल से मेरा इंसुलिन लेवल भी चेक कर दें और साथ ही ग्लूकोज भी, वो ग्लूकोज भी, फास्टिंग ग्लूकोज भी आपके पास आ जाएगी और इंसुलिन लेवल भी आ जाएगा। पहला तो इंसुलिन लेवल अगर आप चेक करेंगे और उसकी रेंज अगर 2.5 से 25 के दरमियान में है तो मीन कि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बेहतर है। 1 पॉइंट एग्जैक्टली जो उसकी वैल्यू होती है वो अगर आप देखेंगे तो दो तरह की हो रही है, किसी में 5 से 25 तक होती है और किसी में 2.5 से 25 तक की नॉर्मल रेंज है फास्टिंग इंसुलिन लेवल की। तो जैसे ही आपने वो टेस्ट परफॉर्म किया, आपकी कुछ भी वैल्यू आई है तो आप उसको रख के देखेंगे होमा IR फार्मूले में, तो वो आपको एग्जैक्ट आपकी कितनी रेजिस्टेंस है, आपके इंसुलिन की रेजिस्टेंस कितनी है वो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा। होमा IR का जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो ये है कि फास्टिंग इंसुलिन लेवल को आप मल्टीप्लाई करेंगे फास्टिंग ग्लूकोज लेवल से। जो एक ही सैंपल से आपने दो टेस्ट पर परफॉर्म किए हैं कि आपने फास्टिंग ग्लूकोज भी उसी सैंपल से टेस्ट करवाया है और उसी सैंपल से आपने फास्टिंग इंसुलिन भी, उन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे से आपकी फास्टिंग इंसुलिन जो लेवल है वो आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 30 या 35, और दूसरी तरफ आपकी जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो 100 आ जाती है। तो आप 100 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 405 से। अगेन फास्टिंग इंसुलिन लेवल को मल्टीप्लाई करेंगे फास्टिंग ग्लूकोज लेवल से और डिवाइड करेंगे 405 से। अगर आपका आंसर 1.5 से लेस आता है या 1.5 आता है तो आपको कोई इंसुलिन की रेजिस्टेंस नहीं है, इंसुलिन की मुज़ाहमत नहीं है। 1.5 से लेके 2.5 तक आए तो आपको मॉडरेट किस्म की इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपको मॉडरेट किस्म की इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और अगर इफ़ एनीथिंग मोर देन, आपको अगर 2 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है इसको डिवाइड करने के बाद तो, या 2.5 आ रही है तो आपको सीवियर किस्म की इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सो हमने ये दो टेस्ट परफॉर्म करके, एक इंसुलिन लेवल और एक सी पेप्टाइड, हमने ये एवेल्यूएट कर लिया कि हमें नंबर 1 टाइप 2 डायबिटीज़ है और नंबर 2 ये कि वो उसकी मेन काज, बुनियादी वजह जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है
हमें ये जो ग्लूकोज में प्रॉब्लम है। अब आते हैं हम क्लासिफाइड के हम किस तरह से, अब हमें ये पता चल गया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हम डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इंसुलिन की मुज़ाहमत की वजह से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। अब हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो वो है जो सिंपल, उसकी थोड़ी सी, बहुत अरसा नहीं हुआ उसको, थोड़ा सा टाइम गुजरा है, तो वो सिंपली अपनी मेडिसिन अभी शुरू की है, तो उसको डायरेक्टली वो डाइट से कंट्रोल करते हुए, अपनी डाइट को बेहतर बना के और एक्सरसाइज को ऐड करते हुए वो फौरी तौर पे तमाम मेडिसिन जो वो थोड़ी अरसे से ले रहा था उसको छोड़ सकता है। नंबर 2 वो है जो जिनका ऐसा प्रॉब्लम है कि वो कुछ लंबे अरसे से मेडिसिन ले रहे थे ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो इंसुलिन अभी नहीं लगा रहे थे। तो उनको किस तरह से कंट्रोल करनी चाहिए? उन्हें चाहिए एक फौरी तौर पे जो भी वो मेडिसिन ले रहे हैं, अगर वो उसको बंद करें और उसके साथ आप वो क्या लेना शुरू कर दें, एक इरली ERLI इरली 10 mg एक टैबलेट है, वो आप लेना शुरू करें वंस इन अ डे, 24 घंटों में एक टैबलेट आप लें। या इसी की नेमल बदल है जार्डी, JARDY, जार्डी 10 mg, वो आप 24 घंटों में एक लेना शुरू करें। वो ये जो जार्डी या इरली है, इसका फिनोमिना क्या है? ये दोबारा से जो ग्लूकोज आपके यूरिन में, पेशाब में चली जाती है, उसको दोबारा एक्सट्रैक्ट करके बॉडी में नहीं भेजता, बल्कि यूरिन में ही रहने देता है, और यूरिन से रास्ते में, उसी में वो पेशाब के रास्ते से आपके जिस्म से खारिज हो सकती है। तो एक सर्टन जो हाइट क्रिएट की होती है, हाई हुई होती है आपकी ग्लूकोज आपके खून में, उसको किसी हद तक रिड्यूस करता है, और इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आप इसको सेफ़ है। अब साथ इसके थोड़ा सा पानी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा, और इसको सोने से पहले ना लें ताकि आपको बार बार यूरिनेशन ना हो। आप इसको अर्ली मॉर्निंग या सुबह दिन के वक्त जब नाश्ता लेते हैं तो इस वक्त एक टैबलेट ले रहे हैं। अब तीसरा सिनेरियो वो है जो साथ इंसुलिन भी ले रहे हैं और मेडिसिन भी ले रहे हैं, उनको अरसे से हुई है, तो दूसरी तरफ उनको सीवियर किस्म की इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो वो भले कुछ भी कर लें डाइट से, एकदम से उनकी ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इनिशियली 1, 2, 3 माह के लिए यही एक तो ये इरली 10 mg वंस अ डे एक टैबलेट लें, या जार्डी 10 mg वंस अ डे 24 घंटों में एक टैबलेट ज़रूर लें। और साथ ही वो ग्लूकोफेज इन्हांस वर्जन है जो 750 आई है, 750 mg, ना 500 mg लेनी है, ना आपने 850 mg लेनी है। आपने उनसे पूछना है कि इन्हांस वर्जन इनका है ग्लूकोफेज का, वो X के नाम से है, ग्लूकोफेज X के नाम से 750 mg में है। वो आप ज़रूरत के मुताबिक एक टैबलेट सुबह एक शाम लेना शुरू करें, और फिर इस तरह से महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद वो एक शाम को लेना शुरू कर दें, या 24 घंटों में एक लेना शुरू कर दें। और इस तरह से अगर आपकी शुगर कंट्रोल हो रही है, तो मीन टू से कि आपने डाइट प्लस ये जो बेज़र किस्म की मेडिसिन है, इनको थोड़े अरसे के लिए चला के आपने इसको ये ग्लूकोफेज को भी ग्लूकोफेज भी मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो आपकी इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाती है, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि साथ ही आपकी इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो भी कम। सो डाइट से किस तरह से, डाइट का सिंपल फार्मूला है, कई दफ़ा हमने इसको डिस्कस किया है, आप इसको रख लें लिख के कहीं पे कि डाइट में आपने कोई बहुत बड़ी डिज़ास्टर किस्म की चेंज नहीं लानी। एक तो शुगर एडेड जितने भी चीज़ें हैं जो जिसमें भी ये चीनी डली होगी, वो आपने शुगर एडेड प्रोसेस, जितनी भी प्रोसेस्ड फूड हैं और शुगर वाली हैं, चीनी वाली हैं, उनको तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दें आप। चीनी और चीनी से बनी हुई तमाम मसनूआत को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट कर दें। इसके साथ साथ नंबर 2 पे आपको बहुत ज़रूरी है तमाम प्रोसेस फूड को बिल्कुल ख़त्म कर दें। ये बर्गर, फास्ट फूड और
ये जंक फूड जितने भी हैं इनको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि इनमें हाई कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और हाई ग्लूकोज होती है, एडेड शुगर भी इसमें होती है, और वो आटे से, वो सफ़ेद आटे से भी बने होते हैं। तो इनको नंबर 2 पे बिल्कुल ख़त्म कर दें, ये एलिमिनेट कर दें। कुछ नहीं होने जा रहा अगर आप 8-10 महीने के लिए या 6 महीने के लिए इनको, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं और फिर ग्रेजुअली थोड़ी थोड़ी ले भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने जा रही। आपकी सेहत आपकी ज़िंदगी से ये ज़्यादा कीमती हरगिज़ नहीं है। सो अगेन आई रिपीट, फर्स्ट थिंग इज़ कि आप चीनी और चीनी की बनी हुई तमाम मसनूआत को आप बिल्कुल तर्क कर दें, बिल्कुल लेना बंद कर दें। नंबर 2, जो जितनी भी प्रोसेस फूड हैं जो नेचुरल हालत में नहीं है, उसको प्रोसेस किया गया है, मशीन से गुजारा गया है, मशीनों ने बनाई हैं, उसको बिल्कुल नहीं लें। ये 2 चीज़ें बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। और नंबर 3 में जो एलिमिनेट करने वाली, तर्क करने वाली चीज़ है वो बेवरेजेस हैं। जितनी भी ये ड्रिंक्स हैं ये बिल्कुल जहर हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। इसमें हाई ग्लूकोज होती है और ये इंतहाई ख़तरनाक लिक्विड हालत में जो भी आप शुगर लेंगे वो आपके ग्लूकोज को स्पाइक देगा, आपके इंसुलिन को स्पाइक देगा, एकदम से आपकी इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। ये 3 चीज़ें आपने अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल एलिमिनेट करनी है। नंबर 1, अगेन एंड अगेन आई रिपीट, शुगर से, चीनी से बनी हुई और चीनी से बनी हुई तमाम मसनूआत। नंबर 2, जो जितनी भी प्रोसेस फूड है, जंक फूड्स हैं, फास्ट फूड हैं, इनको। और नंबर 3, बेवरेजेस, जितने भी ये जूसेस और ये मार्केट में बने हुए बेशुमार बेवरेजेस, बोटल्स और इवन पैकिंग में आते हैं, ये सारी चीज़ों को आप एलिमिनेट कर देंगे। नंबर 2 पे आप, जो बहुत ज़रूरी है, जो इसके साथ हसासियत को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, आप एक्सरसाइज करें। आप डेली अपने जिस्म में एक्सरसाइज ज़रूर करें। बेहतरीन एक्सरसाइज है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 10 से 15 मिनट स्टार्ट करें, 5 मिनट से, फिर 10-15, इस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें, सीढ़ियाँ चढ़ें और उतरें। ये बहुत ज़बरदस्त है। आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज इस तरह से करें कि आपका पूरे जिस्म का एक एक जोड़, एक एक हिस्सा जो है वो प्रॉपर उस तरह से हरकत में आए, वो रिलैक्स हो। ख़ास तौर पे जब आप सुबह उठते हैं तो इसको प्रॉपर जिस्म को एक दफ़ा स्टार्ट करवाएं, इसकी एक एक जोड़ की, एक एक जगह की मूवमेंट करें आप, बहुत ज़रूरी है। और ये नंबर 2 पे पहले एलिमिनेट। नंबर 1 पे जो चीज़ें जो नहीं खानी है वो मैंने बता दी। नंबर 2 पे आपने एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है और ये बहुत ज़रूरी है। आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो अल्टरनेटिव डे पे 6 दिनों में से 3 दिन आप मस्ट है कि यू हैव टू गिव टाइम, और डेली अगर दे देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है। अल्टरनेटिव डे पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो इवन 36 और 48 घंटों तक अगर आपने एक्सरसाइज की है तो वो बेहतर रहती है, उसका निज़ाम और उसकी रेजिस्टेंस में कमी आती है अगर आपने एक्सरसाइज प्रॉपर की हुई है तो। इसके अलावा नंबर 3 पे है आपने फास्टिंग पे थोड़ी तवज्जो देनी है। जब आपको ग्लूकोज हो चुकी है, आपको डायबिटीज़ हो चुकी है, आपके खून में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, आप प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल है, तो आपको ये जो मैं बता रहा था ग्लूकोफेज, ये आपकी भूख को भी कम करेगी, भरा भरा महसूस करेगी। ग्लूकोफेज क्या है, ये भी एडवांटेज रहेगा। इंसुलिन जो है वो बार बार आपको भूख लगाती है और ग्लूकोफेज जो है वो सस्टेन रखती है। उससे आपको आसानी होगी कि आप 16 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। ये मस्ट है आपके लिए इनिशियली शुरू करने के लिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने 24 घंटों में से सिर्फ 8 घंटे में 2 मील लेने हैं, 2 खाने हैं, दरमियान में कुछ नहीं लेना है, और बाकी जो 16 घंटे हैं उसमें सिर्फ पानी, आप सब्ज़ चाय इस तरह से ले सकते हैं, दालचीनी और अदरक की कहवा ले सकते हैं। ये आप विदाउट शुगर, विदाउट दूध आप सब्ज़ चाय लेंगे, और या पानी पी सकते हैं आप इन 16 घंटों में कोई भी डाइट। बार बार खाना जो है हमारी इंसुलिन की रेजिस्टेंस को मज़ीद बढ़ाता है। अगर हम उसमें गैप लेके आएंगे तो होप यू अंडरस्टैंड कि वो रेजिस्टेंस हो ही इस वजह से रही है कि हमारे सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो भरे हुए हैं पहले ही ग्लूकोज से। तो जब हम फास्टिंग करेंगे तो जो वो सेलों के अंदर पहले से ग्लूकोज डली हुई है वो एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो बर्न होगी, तो वो और उस पर कैपेसिटी बनेगी उन सेल्स में, और फिर इंसुलिन जो है ग्लूकोज
को खून से लेके उन सेल्स में भेज सकेगी। तो इस लिहाज से ये बहुत सिंपल सादी सी बात है कि ओवरलोडेड ओवरफ्लो हुए हैं चीज़ें। तो जब हम खाली पेट रहेंगे तो जो ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी है, जो हमारी ये बहुत इंटेलिजेंट जिस्म है हमारा, तो स्मार्ट मूव करता है। जब हम बाहर से इनटेक नहीं ले रहे हैं तो जो स्टोर्ड होती है उसी को ये कंज्यूम करता है। तो यूँ समझे जो हमारा रिज़र्व फ्यूल है वो यूज़ हो रहा होगा, तो उससे हमें वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बेहतर हसासियत में कन्वर्ट होगी। नेक्स्ट हम इसके अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि 4 हिस्से। पहले नंबर पे कौन कौन सी खुराक नहीं लेनी है, नंबर 2 पे एक्सरसाइज, नंबर 3 पे फास्टिंग, और नंबर 4 पे हमें कौन सी चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी, जो लाजमी जुज़्व होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हमारे ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए। तो डेली लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हमारी ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए। उसमें आप कोशिश करें कि दालचीनी जो है वो आप किसी ना किसी हालत में डेली ज़रूर लें। दालचीनी आम पीस के रख लें या उसको किसी भी तरह से आप चबा भी सकते हैं, उसको डेली अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइए। इंसुलिन की हसासियत को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करती है। फिर आप अदरक का इस्तेमाल करें थोड़ा बहुत। इस तरह से सब्जियां हैं फर्मेटेड बना के आप रखें अपने पास। मैंने इलादा से बताया भी हुआ फर्मेटेड वेजिटेबल किस तरह से बनाते हैं, तो वो आप बना के रखें, उनको इस्तेमाल करें ज़्यादातर। फर्मेटेड जो होती हैं उसमें बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे आंतों में गट सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत पॉजिटिव सपोर्ट देते हैं। वो जब हमारा अंदरूनी जो हकीम है माफ़ कीजिएगा, तो वो जब काम करना शुरू करता है तो होप यू अंडरस्टैंड कि वो तो एक स्मार्ट बॉडी है हमारा जिस्म, तो वो बहुत ज़बरदस्त, वो इंतहाई एक्यूरेट और एफिशिएंसी से हमारा इलाज करता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जितना बेहतर होगा वो उतना। तो सब्जियां फर्मेटेड हालत में ज़रूर खाएं। दही है, कफ़ीर है, ये आप ले सकते हैं। आप इसके अलावा हर किस्म का फल जो है वो मॉडरेट मिकदार में, आप मुनासिब मिकदार में आप फल लें। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां लें, बंद गोभी, घर में एक और कुछ नहीं तो आपकी डाइट में प्याज पड़ा है, टमाटर है, ये खीरा है, ये तो घर में होते हैं, इसको ज़रूर लें। अपने वेट के मुताबिक आपका जिस्म में जितना वज़न है उसको हर केजी पे आप उसको डिवाइड करें, उसी के हिसाब से आप 10 केजी पे 5 ग्राम आप वो ज़रूर लें। क्या कहते हैं वेजिटेबल ज़रूर लें, आप सब्जियां ज़रूर लें। इस तरह से अगर आपका टोटल वेट जो है वो सिर्फ 20 केजी है तो आपको 10 ग्राम डेली लेना पड़ेगा। और अगर आपका वेट जो है वो से 60 केजी है तो आपको कम से कम 300 ग्राम वेजिटेबल डेली लेनी पड़ेगी। आप ब्रंच में जब लें और देन जो डिनर करें तो उसमें इसके साथ कोशिश करें कि आपकी टाइमिंग जो है वो बेहतर होनी चाहिए कि आप 6-7 बजे के बाद कोई चीज़ ना लें और सुबह तक 16 घंटे जब तक 11 बजे तक पूरे होते हैं कोई चीज़ ना लें। आप 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक के दरमियान में खाने की विंडो रखें। और बाकी फिर बहुत अहम है कि आप मक्खन ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, रेड गोश्त ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। आपको बड़ा गोश्त इवन बैल का, गाय का, और हमारे कट्टा बड़ा मशहूर है, लोग पसंद करते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। रेड मीट लें आप। और इसके अलावा ऑर्गन्स होते हैं, कलेजी बहुत अच्छी है, ओजरी अच्छी है आपके लिए। और अगर आप कुछ इस तरह से प्रॉब्लम है तो बहुत सारे मार्ट पे आजकल आपको हड्डियाँ मिल जाती हैं बड़े गोश्त की। अगर आपको सिर्फ हड्डियाँ ला के उसका सूप बना के एक वीक में या अल्टरनेटिव वीक में एक सूप, हड्डियों का सूप पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत सारे मिनरल्स का और उसका विटामिन्स का एक सोर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो लौंग है वो थोड़ा सा आप डेली यूज़ करें, 2-3 लौंग ले सकते हैं। नट्स में आप बादाम और अखरोट वगैरह जो है वो डेली अपनी ग़िज़ा का हिस्सा होना चाहिए। तो ये वाली चीज़ें करने। फिर आपकी अगर
तरतीब जो खाना खाने की या डाइट जो फीड लेने की या मील लेने की जो आपकी तरतीब है कि आप क्या ले रहे हैं उसके बाद क्या ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप अगर प्रोटीन से शुरू करते हैं और प्रोटीन को और फैट को मिक्स करके अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लेते हैं तो वो स्पाइक नहीं करती है, आपको शुगर को हाइप नहीं देती है, ना ही इंसुलिन को हाई करती है। तो इसको कम्बिनेशन पे लें। सेम अगर आप सुबह कोई भी खाना खाना है तो उससे पहले अगर आप कोई प्रोटीन, कोई गोश्त, कोई फ़िश वगैरह जो है वो अगर आप पहले ले लेते हैं 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, और उसके बाद आप कार्ब भी ले लेते हैं तो वो अफेक्ट कम करेगा। इसी तरह से एक जो रोटी है वो वाइट फ्लोर से, आटे से बनी हुई है, तो वो रोटी से कम नुकसानदेह होगी अगर उसमें फ़ैट ऐड कर दिया जाए, उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन डाल के और उसका रोटी पकाई जाए या उसको ऊपर उसके मक्खन लगा लिया जाए, तो वो फैट ऐड होने से वो कार्ब जो है वो उतनी नुकसानदेह नहीं रहेगी। तो आप मक्खन ले सकते हैं उसमें, या इवन मॉर्निंग में अगर आप, बेहतरीन तरीका ये है कि बॉयल अंडा आप लें, वो अंडा सबसे पहले आप लें, उसके बाद आप जो है वो ले लें रोटी जो भी आप ले रहे हैं। तो कोशिश करें आपने, चूँकि इसको कार्बोहाइड्रेट्स को कम करना है तो रोटियों की मिकदार, आटे की मिकदार को थोड़ा सा कम रखें। और उसका एक तरीका तो ये है कि आप अगर 2-2 रोटियां ले रहे हैं सुबह शाम तो आप एक एक रोटी लें, और उसके अलावा उसमें आप कुछ और चीज़ें ऐड कर लें। अलसी को पीस के ऐड कर लें, उसमें आप बाजरे को पीस के ऐड कर लें, उसमें आप इवन मक्की को पीस के, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसको भी ऐड कर लें। आप उसमें किसी दाल को, मूंग, मसूर, किसी दाल को पीस के उसको भी उसी बराबर मिकदार में ऐड कर लें। आप बेसन जो है उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह 4-5 चीज़ों को अगर आप ऐड करके आप एक रोटी बनाएंगे तो से अगर 4 चम्मच की आटे की वो रोटी बन रही है तो उसमें जो गंदम का आटा है प्योरली वो 1 चम्मच होगा, और उसमें अलसी जो है उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी में थोड़ी कम है, तो उससे आपकी कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे। तो कम होने से आपको जो शुगर का लेवल एकदम से स्पाइक करता है वो नहीं करेगा। आखिर में फिर हम एक दफ़ा कंक्लूड कर देते हैं कि अगर आपको टाइप 2 के पेशेंट हैं और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आपको, अगर आप इंसुलिन भी ले रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप शुरू में जार्डी 10 mg या इरली 10 mg के साथ साथ सुबह शाम ग्लूकोफेज 750 भी लें, और साथ ये डाइट प्लान को फॉलो करें। और अगर आप सिर्फ मेडिसिन ले रहे हैं तो पर्पज़ यही है, फिर भी आप जार्डी या इरली 10 mg साथ ज़रूर लें, उससे आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में रहेगी। और जिस तरह से आप देखेंगे जब उसकी ज़रूरत ना रहे तो आप उसको भी छोड़ दें। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आपको पहले से ही इंसुलिन की रेजिस्टेंस है और आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल पहले ही बहुत ज़्यादा, 2 गुना 3 गुना नॉर्मल रेंज से कई दफ़ा बहुत ज़्यादा आपकी इंसुलिन लेवल होता है, और आप ऊपर से बाहर से भी इंसुलिन इंजेक्ट कर रहे हैं। दैट कुड बी अ डेंजरस साइन। वो आप गलत ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, ये गलत अपने जिस्म को के साथ ज़्यादती कर रहे हैं बार बार। सो अब जो डाइट प्लान का जो इनिशिएट करने का तरीका है वो 4 पिलर्स पे है। कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए और कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और नंबर 3 पे है कि आपने फास्टिंग करनी है, 16 घंटे कम से कम कुछ नहीं खाना, और 8 घंटों की विंडो में ही जो कुछ आपने खाना है वही आपने 2 मील लें, और वो भी 8 घंटों में। और नंबर 4, कौन सी डाइट्स हैं, फूड्स ऐसी हैं जो लो कार्ब्स हैं और जो आपको लेनी चाहिए, जिनका आपका ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए आपकी खुराक का, डेली बेसिस पे आपकी खुराक का ज़रूरी हिस्सा होना चाहिए। मैंने सारी चीज़ों को इंतहाई डिटेल से कवर कर लिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ी मुफीद साबित होंगी। इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम।